जय हिंद स्टूडेंट्स। अवर टुडेज लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज़ जेनेटिक कोड। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज का अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जेनेटिक कोड। जैसा कि आप सभी ने प्रीवियस क्लासेस में समझा है कि डीएनए से एमआरएनए बनता है। इस फेनोमेनन को आप ट्रांसक्रिप्शन बोलते हो। एमआरएनए से प्रोटीन बनता है जिसे आप ट्रांसलेशन बोलते हो। तो स्टूडेंट्स, एमआरएनए से प्रोटीन बनना है तो देयर इज अ चेंज इन नाइट्रोजनस बेसिस इनटू द अमीनो एसिड। जी हाँ, जबकि जो डीएनए से एमआरएनए बन रहा था वहाँ पर चेंज हो रहा था कहाँ से? फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड और द नाइट्रोजनस बेसिस टू द नाइट्रोजनस बेसिस। मेरे कहने का मतलब क्या है? जेनेटिक कोड समझने से पहले मैं आपको एक ओवरलुक दे देता हूँ। जेनेटिक कोड आपको पता है, ये 3 लेटर लैंग्वेजेस हैं। ये क्या करती हैं? ये कोड करते हैं पर्टिकुलर अमीनो एसिड को, ये स्पेसिफाई करते हैं पर्टिकुलर अमीनो एसिड को। इन्हें पढ़ना क्यों ज़रूरी है सर? इन्हें इसलिए पढ़ना ज़रूरी है बिकॉज बाई नोइंग द जेनेटिक कोड इन्फॉर्मेशन, बाई नोइंग द नेचर ऑफ जेनेटिक कोड के नेचर को जानने की वजह से हमें ये हुनर, ये समझ डेवलप हो पाई कि हम ह्यूमन की जीन को आइसोलेट करके ट्रांसफ़र कर सकें बैक्टीरिया में और अपनी मनचाही प्रोटीन बना सकें। जी हाँ, आपने सुना होगा इंसुलिन का इंजेक्शन देते हो आप डायबिटीज़ के पेशेंट को। इंसुलिन स्टूडेंट जनरली ह्यूमन बींग्स में पैंक्रियाज की बीटा सेल्स से बनती है। पैंक्रियाज की बीटा सेल्स में इंसुलिन जीन प्रेजेंट है। साइंटिस्टों ने इंसुलिन जीन को आइसोलेट किया ह्यूमन बींग से और इस इंसुलिन जीन को ट्रांसफ़र कर दिया बैक्टीरिया में और फाइनली एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बन के आई जिसको आप ह्यूमुलिन नाम से जानते हो। एक्चुअली ये इंसुलिन ही है जिसे फर्दर ह्यूमन बींग्स को दिया जाता है। ये पूरा फिनोमेनन कैसे आइसोलेट करते हैं, जीन को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में समझते हो। यहाँ पर हम ये जो इंसुलिन को ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, इंसुलिन जीन को ह्यूमन बींग से बैक्टीरिया में, ये कंसेप्ट, ये आइडिया साइंटिस्टों के माइंड में आया कब? बाई आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जेनेटिक कोड। जी हाँ, बिकॉज ऑल द जेनेटिक कोड्स आर नियरली यूनिवर्सल। जी हाँ, ये कैसे हैं? नियरली यूनिवर्सल हैं। कहने का मतलब जो जीन, जो सीक्वेंस, जो ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजनस बेस मेरी बॉडी में जिस अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेगा वही पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस प्रोकैरियोट्स में यानी कि बैक्टीरिया में भी सेम पर्टिकुलर अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करेगा। क्लियर? तो जेनेटिक कोड को क्या समझना है, किस तरीके से प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपका क्लियर कर रहा हूँ। आपको पता है स्टूडेंट्स, डीएनए से डीएनए बन सकता है। जी हाँ, डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो? रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? रेप्लिकेशन। जी हाँ सर। स्टूडेंट, डीएनए भी किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड्स का। स्टूडेंट, मैं एंटी लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, आप समझ जाना। इट इज़ मेड अप ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? सिमिलरली दिस डीएनए इज आल्सो मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्लियरली हमने रेप्लिकेशन की प्रोसेस पढ़ी है। अगर आपको ने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस लेक्चर पर आप जा सकते हो। क्लियर? अब स्टूडेंट्स, ये जो डीएनए बना है इससे फाइनली क्या बनता है? एमआरएनए। जी हाँ, इस एमआरएनए से स्टूडेंट फाइनली क्या बनता है? प्रोटीन। सर, ये तो आप सेंट्रल डोग्मा बता रहे हो। जी हाँ स्टूडेंट, सेंट्रल डोग्मा के थ्रू ही हम इस कंसेप्ट को समझेंगे कि जेनेटिक कोड का कंसेप्ट आया कैसे। क्लियर? तो ये जो डीएनए से एमआरएनए बनना है, ये एमआरएनए भी स्टूडेंट्स किस चीज़ से मिलके बना होगा? ऑब्वियसली न्यूक्लियोटाइड का। जी हाँ, डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड का बना है और एमआरएनए भी न्यूक्लियोटाइड का बना है। यानी कि जो डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस है इसे आप सभी लोग क्या बोलते हो? ट्रांसक्रिप्शन। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्या बोलते हो? ट्रांसक्रिप्शन। स्टूडेंट गौर करिएगा, यहाँ पर डीएनए से डीएनए बना, प्रोसेस रेप्लिकेशन थी। यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रिंसिपल क्या था? अगर आप देखोगे डीएनए का जो, अगर ये स्ट्रैंड है यहाँ पर ए प्रेजेंट है तो इसका जो यहाँ पर इस तरीके से जो अपोजिट स्ट्रैंड होगा यहाँ पर टी आ जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर सी प्रेजेंट है तो यहाँ पर जी आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंटरिटी, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू नई कॉपी डीएनए की बन जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर रेप्लिकेशन में क्या, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? कॉम्प्लीमेंटरिटी। क्या अप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स? कॉम्प्लीमेंटरिटी। क्लियर? जबकि जब ये डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, इस केस में क्या हो रहा है? ध्यान से समझिएगा।
डीएनए में आपको पता है कि सिर्फ एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब किया जाएगा, जिसे आप टेम्पलेट बोलते हो, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, और फिर फाइनली एमआरएनए से प्रोटीन बनाई जाती है। रेप्लिकेशन दोनों स्ट्रैंड पर होता है, बट एमआरएनए सिर्फ एक स्ट्रैंड पर होता है। ये सारे कंसेप्ट आपने ट्रांसक्रिप्शन में मुझसे समझे हुए हैं। अगर नहीं समझे हैं तो प्लीज़ वीडियो को फिर से वॉच करें। स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, यहाँ पर आप देखें तो डीएनए में क्या कौन से नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं? ऑब्वियसली एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। इज इट क्लियर? जी हाँ, यही नाइट्रोजनस बेस होंगे। और एमआरएनए में यानी कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसेस कौन से होंगे? ए, यू, जी, सी। सर ये बातें तो हमें पता है, सर आप बताना क्या चाहते हो? यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको सिर्फ एक बात समझाना चाह रहा हूँ, रेप्लिकेशन में भी डीएनए से डीएनए बन रहा हो, इस प्रोसेस में भी न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है न्यूक्लियोटाइड में, यानी कि नाइट्रोजनस बेसेस रिस्पेक्टिव नाइट्रोजनस बेसेस में कॉम्प्लीमेंटरिटी ऑफ द रूल के अकॉर्डिंग, चैरगफ रूल के अकॉर्डिंग पेयर अप कर रहे हैं एक दूसरे से। यहाँ पर भी सेम फिनोमिनन हो रहा है डीएनए से एमआरएनए बनने पर, बट द डिफरेंस इज डीएनए में जो थाइमीन है, दिस थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय द यूरेसिल, बट यहाँ पर भी ट्रांसक्रिप्शन के केस में भी रूल कौन सा लग रहा है? कॉम्प्लीमेंटरिटी। कौन सा रूल लग रहा है स्टूडेंट्स? कॉम्प्लीमेंटरिटी। तो आपने अभी क्या बैकग्राउंड में समझा जेनेटिक कोड समझने से पहले, कि वो चाहे रेप्लिकेशन हो चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, दोनों में जो बेस पेयरिंग है नाइट्रोजनस बेस, वो इसी तरीके से हो रही है एडेनिन थाइमीन के साथ डीएनए के केस में, और आरएनए के केस में एडेनिन यूरेसिल के साथ। कॉम्प्लीमेंटरिटी लग रही है? जी हाँ सर। ग्वानिन साइटोसिन के साथ डीएनए में भी और आरएनए में भी। क्लियर? तो कॉम्प्लीमेंटरिटी बिटवीन द बेस पेयर रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ये बात साइंटिस्टों ने समझ ली थी, बट साइंटिस्ट ये बात नहीं समझ पा रहे थे कि किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड कन्वर्ट होता है प्रोटीन में। जी हाँ, प्रोटीन स्टूडेंट्स किससे बने हुए होते हैं? अमीनो एसिड से। अगर नहीं पता है तो कॉपी पे नोट करें, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन स्टूडेंट्स किससे बने हुए होंगे? अमीनो एसिड से। क्लियर? नोट डाउन कर लिया, इसे मैं इरेज करता हूँ, और अब हम इस स्टेप पर बात करेंगे एमआरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारी कोई भी प्रोटीन है हमारी बॉडी में, तो वो कितने अमीनो एसिड से अप्रॉक्स मिल करके बनी हुई होगी? ऑब्वियसली 20 डिफरेंट अमीनो एसिड से। जी हाँ, इस तरीके से सपोज़ ये हमारा एमआरएनए है, इस एमआरएनए से जो आपकी प्रोटीन बनेगी, पढ़ा है आपने, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? ट्रांसलेशन। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा जो अपना जो अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? जेनेटिक कोड। इसका अगर एमआरएनए की मैं बात करूं तो एमआरएनए में भी स्टूडेंट्स नाइट्रोजनस बेसेस होंगे, न्यूक्लियोटाइड होंगे। सर कौन से होंगे? ए, यू, जी, सी। जी हाँ, यही 4 नाइट्रोजनस बेसेस होंगे। ए होगा, यू होगा, जी होगा, सी होगा। थाइमिन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये आरएनए का मामला है। अब स्टूडेंट्स, जो प्रोटीन्स होती हैं, कोई भी प्रोटीन हो उसमें हो सकता है जो क्वांटिटी ऑफ अमीनो एसिड है वो हो सकता है 300 अमीनो एसिड को, हो सकता है 400 की हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रोटीन में क्वांटिटी ऑफ अमीनो एसिड्स कुछ भी हो सकती है, वो डिसाइड होगी हमारे एमआरएनए की लेंथ कितनी। क्लियर? बट देयर आर ओनली 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स विच डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। कितने अमीनो एसिड्स होंगे स्टूडेंट्स? टोटल यहाँ पर 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स। 20 डिफरेंट अमीनो एसिड। कितने अमीनो एसिड्स स्टूडेंट? 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स। तो स्टूडेंट, साइंटिस्ट ये समझना चाहते थे कि ये जो 4 नाइट्रोजनस बेसेस हैं, ये किस तरीके से 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स को इनकोड करेंगे। क्लियर? तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जॉर्ज गमाउ। क्या नाम था उनका स्टूडेंट्स? जॉर्ज गमाउ। तो ये जो जेनेटिक कोड टर्म है, दिस जेनेटिक कोड टर्म वाज गिवन बाई, ये जो टर्म है इसको स्टूडेंट्स किसने दिया था? जॉर्ज गमाउ। जी हाँ, एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है ये जॉर्ज गमाउ। कई बार इन जगहों से स्टेटमेंट बनते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा नॉलेज इनके बारे में होना चाहिए। क्लियर? जॉर्ज गमाउ। जॉर्ज गमाउ ने टर्म दिया था जेनेटिक कोड। डिस्कवर किसने किया था? मार्सेल निरनबर्ग ने।
जेनेटिक कोड इट वाज डिस्कवर्ड बाई, इसे स्टूडेंट्स डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवर्ड बाई, किसने डिस्कवर किया था स्टूडेंट्स, मार्सेल निरेनबर्ग, किसने किया था स्टूडेंट्स, मार्सेल निरेनबर्ग। क्लियर, विजिबल है सभी को जी। मार्सेल निरेनबर्ग एंड द मेथाई एनसीईआरटी में है, उसे जस्ट अंडरलाइन करते चलिए मेरे साथ, इट इज़ गुड एनफ। तो अगर आपसे कोई पूछे फादर ऑफ जेनेटिक कोड कौन है तो आप क्या बताओगे, मार्सेल निरेनबर्ग। जी हाँ, कई बार पूछ लिया जाता है फादर ऑफ जेनेटिक कोड, फादर ऑफ जेनेटिक कोड, फादर ऑफ जेनेटिक कोड। स्टूडेंट फादर ऑफ जेनेटिक कोड कौन है, मार्सेल निरेनबर्ग। क्लियर। अब स्टूडेंट्स एक और साइंटिस्ट का आप नाम सुनते हो, हरगोबिंद खुराना, सुना होगा सभी ने जी हाँ, हरगोबिंद खुराना। स्टूडेंट कुछ हिस्टोरिकल डेटा है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो प्लीज़ अच्छे से इन चीज़ों को मेरे साथ साथ बोलते रहो, आपको याद हो जाए। तीसरे साइंटिस्ट कौन है, हरगोबिंद खुराना। ये स्टूडेंट्स हरगोबिंद खुराना जो हैं, ये आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। कहने का मतलब ये शुरुआत इनका जो बर्थ प्लेस था, ये कह लें कि जो ये कहाँ के थे, भारत के निवासी थे, लेकिन ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेज और यू कैन से ड्यू टू द अनफॉर्चुनेट रिसर्च फंडिंग, अपनी कंट्री में अच्छी फंडिंग न होने की वजह से इनको अपने ड्रीम को लेकर के अमेरिका जाना हुआ और वहाँ पर उन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप ली और वहाँ पर जेनेटिक कोड पर एक बेहतर रिसर्च की, प्रूफ किया, क्रैकिंग ऑफ जेनेटिक कोड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेजेस का यूज़ किया, ये कह लें एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया मार्सेल निरेनबर्ग के साथ जेनेटिक कोड के नेचर को। क्लियर, किसने, हरगोबिंद खुराना ने। सर बट क्वेश्चंस कैसे आएंगे इससे, स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाए फादर ऑफ इंडियन जेनेटिक कोड, जी हाँ, क्वेश्चन में क्या पूछ लिया है, फादर ऑफ द इंडियन जेनेटिक कोड, भारत के तौर पर जो जेनेटिक कोड के जो फादर हैं वो कौन है, देन द आंसर इज हरगोबिंद खुराना। ही इज़ व्हाट, फादर ऑफ इंडियन जेनेटिक कोड, फादर ऑफ इंडियन, जी हाँ, इंडियन जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड। क्लियर है स्टूडेंट्स, फादर ऑफ इंडियन जेनेटिक कोड कौन है, हरगोबिंद खुराना। गेटिंग माय पॉइंट जी। तो स्टूडेंट्स 3 पॉइंट आप अपनी कॉपी पे नोट करो। जेनेटिक कोड जो टर्म था, नाम था जेनेटिक कोड, इट वाज गिवन बाय द जॉर्ज गमाउ। क्लियर, मैचिंग में क्वेश्चंस आते हैं। इसे स्टूडेंट्स नाम तो दिया किसने, जॉर्ज गमाउ ने, बट इसे डिस्कवर किसने किया या फिर एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया, मार्सेल निरेनबर्ग ने। क्लियर, और साथ साथ में हरगोबिंद खुराना को भी इस चीज़ का क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन अगर हरगोबिंद खुराना के साथ आपको याद रखना है, ही इज़ अ फादर ऑफ इंडियन जेनेटिक कोड। क्लियर, सारे ऑप्शंस दिए हों, आपको मार्सेल निरेनबर्ग भी दिया हो, हरगोबिंद खुराना भी दिया हो, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि वहाँ पर क्या पूछा गया है। अगर उन्होंने पूछा है फादर ऑफ जेनेटिक कोड, देन द आंसर इज मार्सेल निरेनबर्ग। क्लियर, जबकि अगर आपसे पूछा जाए इंडियन जेनेटिक कोड, देन द आंसर इज हरगोबिंद खुराना। ये स्टूडेंट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, इसे जानना जरूरी था। अब मैं जो बातें आपसे करने जा रहा हूँ वो सारी की सारी बातें किसने की थी, जॉर्ज गमाउ ने की थी। किसने किया था स्टूडेंट्स, जॉर्ज गमाउ ने। तो आप मान के चलिए कि अब जो हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ, बट ये सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग किसकी है, जॉर्ज गमाउ की, जिसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया किसने, मार्सेल निरेनबर्ग और हरगोबिंद खुराना ने। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया जेनेटिक कोड क्यों पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज जो आपको इंसुलिन मिल पाता है, इंसुलिन का इंजेक्शन मार्केट से, वो इसलिए मिल पा रहा है ड्यू टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जेनेटिक कोड, या फिर यूँ कहें ड्यू टू द यूनिवर्सल, नियरली यूनिवर्सल नेचर ऑफ द जेनेटिक कोड। क्लियर, इस लाइन को भी आप समझ पाओगे भी थोड़ी देर के बाद। चलें आगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको समझना ये है, जॉर्ज गमाउ को कंसेप्ट देना था कि ये जो यहाँ पर mRNA है आपका, यहाँ पर 4 नाइट्रोजनस बेसेस हैं, 1 2 3 4। कितने नाइट्रोजनस बेसेस हैं स्टूडेंट्स, 4 नाइट्रोजनस बेसेस हैं, 1 2 3 एंड 4। जी हाँ, यहाँ पर ये जो 4 नाइट्रोजनस बेसेस हैं, ये कैसे इस 20 अमीनो एसिड को डिसाइड करेंगे। क्लियर, तो पहला जो कंसेप्ट आया कि नाइट्रोजनस बेसेस जो होंगे, कुछ लोग कह रहे थे कि सिंगलेट होंगे। क्लियर, बट ये जो जेनेटिक कोड्स होते हैं दे आर द ट्रिपलेट।
स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, जेनेटिक कोड्स कैसे होंगे? ट्रिपलेट होंगे। ये बात किसने बताई दुनिया को? जॉर्ज गमोंग ने। क्लियर? सर ये ट्रिपलेट का क्या मतलब है? ट्रिपलेट का क्या मतलब है? ये हमारे सर कभी भी समझ में नहीं आता अच्छे से, तो प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए ट्रिपलेट का मतलब क्या है। ट्रिपलेट का मतलब ये है कि ये जो, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये क्या अकेला एडेनिन एक अमीनो एसिड को इनकोड करेगा? जी नहीं। क्या एडेनिन और यूरेसिल मिल करके किसी एक अमीनो एसिड को कोड करेंगे? डबलेट के फॉर्म में। एडेनिन अकेला करे मतलब कि सिंगलेट के फॉर्म में। किस फॉर्म में? सिंगलेट के फॉर्म में। तो आप कहोगे जी नहीं। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या यह डबलेट के फॉर्म में करेगा, AU के फॉर्म में, UG के फॉर्म में, या CA के फॉर्म में? जी नहीं, डबलेट के फॉर्म में भी काम नहीं करेगा। क्लियर? अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा ऐसा क्यों। क्लियर? किस तरीके से यह काम करेगा ट्रिपलेट के फॉर्म में। कहने का मतलब AUG इनकोड कर सकता है एक अमीनो एसिड को। जी हाँ। UGG एक दूसरे अमीनो एसिड को इनकोड कर सकता है। GCA कोड कर सकता है किसी अदर फॉर्म ऑफ द अमीनो एसिड को। कहने का मतलब ट्रिपलेट का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसेस और यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स विच स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये सर ठीक है, आपने बताया ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, 3 लेटर लैंग्वेजेस हैं, बट सर सिंगलेट या डबलेट क्यों नहीं होते? क्लियर? तो ध्यान से समझें। अगर जेनेटिक कोड कितने हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं? AUGC यानी कि 4 हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4। क्लियर? अगर ये सिंगलेट के फॉर्म में है तो ऑब्वियसली 4 न्यूक्लियोटाइड कितने अमीनो एसिड को इनकोड कर पाएगा? 4 अमीनो एसिड को। कितने अमीनो एसिड को? 4 को। तो ऑब्वियस सी बात है 4 अमीनो एसिड तो होते नहीं हैं, साइंटिस्टों को पता चल चुका था कि अमीनो एसिड्स स्टूडेंट्स कितने होते हैं? 20। तो जो अगर हम 20 से 4 को माइनस करें तो 16 अमीनो एसिड का हिसाब नहीं हो पा रहा था। क्लियर? तो फिर आगे बात बढ़ी कि सर ये डबलेट हो सकता है क्या? यानी कि 4 की पावर 2 यानी कि 4 इंटू 4 कहने का मतलब 16। क्लियर? ये जो 4 इंटू 4 यानी कि 16 अमीनो एसिड हैं, यहाँ पर भी तो 4 अमीनो एसिड रिमेनिंग रह गए। तो कहने का मतलब ना तो 4 अमीनो एसिड्स होते हैं और ना ही 16 होते हैं। क्लियर? सो द सिंगलेट एंड डबलेट कंसेप्ट वाज रिजेक्टेड। Now again there is a one other opportunity, then these nitrogenous bases or maybe in the form of triplet। किस फॉर्म में हो स्टूडेंट्स? ट्रिपलेट के फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो स्टूडेंट्स? ट्रिपलेट के फॉर्म में। ट्रिपलेट कहने का मतलब है कि 4 टू द पावर 3। जी हाँ, 4 इंटू 4 करेंगे देन व्हाट यू विल गेट? 64। जी हाँ, 4 इंटू 4 वाट यू विल गेट? 64। तो अब आपके मन में आएगा सर जी हाँ ये तो सच है कि 16 कम थे और 20 अमीनो एसिड्स थे, तो ये दोनों कंसेप्ट तो नहीं हो सकते। लेकिन सर 64 भी तो ज़्यादा है। अगर 64 अमीनो एसिड होते तो हम आपकी बात मान लेते, लेकिन यहाँ पर अमीनो एसिड तो सिर्फ 20 है। तो जब सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स हैं तो ये 64 नाइट्रोजनस बेसिस कैसे हो सकते हैं? स्टूडेंट जी हाँ हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? ड्यू टू द डीजनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड। किससे स्टूडेंट्स? डीजनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड की वजह से। क्लियर? ये जो मैंने डीजनरेसी शब्द बोला है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आज ही के लेक्चर में जब मैं जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा। क्लियर? तो यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए कि जेनेटिक कोड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। जेनेटिक कोड कैसे होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। और ये टोटल नंबर में कितने होते हैं? 64 होते हैं। कॉपी पे नोट करिए, आपसे नीट में कई बार पूछा गया है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। जेनेटिक कोड्स स्टूडेंट्स टोटल कितने होते हैं? 64। जी हाँ स्टूडेंट, यहाँ पर कंफ्यूज करते हो आप लोग, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। जेनेटिक कोड्स कितने होते हैं आपके? 64। क्लियर? अब एक बार डिफिनीशन की भी बात हो जाए कि जेनेटिक कोड्स हैं क्या। दीज आर द जेनेटिक कोड्स, आप लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ। जेनेटिक कोड्स आर द 3 लेटर लैंग्वेजेस। ये क्या है स्टूडेंट्स? आर द 3 लेटर लैंग्वेजेस। 3 लेटर languages made up of स्टूडेंट्स किस चीज़ के बने हुए होते हैं? मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस किससे बने हुए हैं ये? नाइट्रोजनस बेसिस से। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो न्यूक्लियोटाइड्स। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो न्यूक्लियोटाइड्स which is
कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन विच इज़ कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्या कैरी करेंगे स्टूडेंट्स, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, किससे कैरी करेंगे ये स्टूडेंट्स, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, एंड स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड, एंड स्पेसिफाई पर्टिकुलर अमीनो एसिड, किसे स्पेसिफाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड को, समझ जाएंगे आप लोग, अमीनो एसिड। क्लियर। तो यहाँ पर आपने स्टूडेंट्स क्या सीखा, क्या देखा कि ये जो जेनेटिक कोड्स होते हैं, दीज आर द 3 लेटर लैंग्वेजेस, 3 लेटर्स की लैंग्वेजेस हैं, किसकी, नाइट्रोजनस बेसिस की, कौन से हो सकते हैं इसमें से, AUGC में से कोई भी 3 नाइट्रोजनस बेसिस हो सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक कोड्स स्टूडेंट्स टोटल कितने हैं हमारे पास, जी हाँ नोट डाउन कर लें, जेनेटिक कोड्स कितने हैं स्टूडेंट्स, 64। क्लियर। इस जेनेटिक कोड जो ये 64 हैं, इसमें से स्टूडेंट्स कोडान्स कितने हैं, यानी कि वो चीज़ें जो कोड करेंगी पर्टिकुलर किसी अमीनो एसिड्स को, वो कितनी है स्टूडेंट्स, 61। जी हाँ, कितने हैं स्टूडेंट्स, 61। अगर आपसे पूछा जाए कोडान कितने हैं तो आप क्या बताओगे, 61। और अगर आपसे पूछा जाए स्टॉप कोडान या फिर टर्मिनेशन कोडान कितने हैं, जी हाँ, क्या पूछा जाए, टर्मिनेशन कोडान, टर्मिनेशन कोडान, और यू कैन से स्टॉप कोडान, स्टॉप कोडान, तो आप क्या बताओगे स्टूडेंट्स, दीज आर 3। ये स्टूडेंट्स कौन कितने हैं, 3 हैं। इनके स्टूडेंट्स नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, नोट डाउन कर लीजिए और अभी के भी याद कर लीजिए कौन कौन से हैं, UAA, UAG, UGA, जी हाँ 1, 2 एंड 3, UAA, UAG, UGA, ये तीन आपको क्या दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, दीज आर द टर्मिनेशन कोडॉन, और यू कैन से दीज आर द स्टॉप कोडॉन। ये क्या करेंगे, दे डज नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, सो दे विल टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो ये क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दे विल टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। इन्हें आप क्या बोलते हो, ओपल, ऑकर एंड अंबर, ये साइंटिस्ट के नाम हैं। आप इतना याद रखो, इससे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जेनेटिक कोड कितने हैं, 64 हैं। आउट ऑफ 64, 61 आर द कोडान्स एंड 3 आर द टर्मिनेशन कोडान, और यू कैन से स्टॉप कोडान। 61 + 3 इज इक्वल टू व्हाट, 64। कंसेप्ट क्लियर है, जी हाँ। स्टूडेंट्स आपने समझ लिया कि जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं, ये अमीनो एसिड्स को इनकोड करेंगे और आगे चल करके पर्टिकुलर किसी प्रोटीन के नेचर को ये बना पाएंगे। स्टूडेंट्स हमसे बोर्ड में अगर पूछा जाए तो हम इस क्वेश्चन को 5 मार्क्स में अगर पूछा जाए तो हम कैसे लिखें, सर उसका क्या तरीका है। तो स्टूडेंट्स मेरी लेक्चर्स के साथ आप नीट प्लस बोर्ड दोनों को बेहतर कर सकते हो, तो कैसे, इस बात को समझिए। आपसे जेनेटिक कोड पूछा जाएगा 5 मार्क्स में, इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जेनेटिक कोड पूछा है तो आप जेनेटिक कोड की डिफिनीशन लिखिए। आप नोट डाउन कर पाओगे डिफिनीशन, जो अभी मैंने एकदम सिंप्लीफाइड डिफिनीशन बताई है। 3 लेटर लैंग्वेजेस हैं, ये कि बने हुए होंगे किससे, न्यूक्लियोटाइड से, या फिर यूँ कहें नाइट्रोजनस बेसिस से। ये स्पेसिफाई करेंगे पर्टिकुलर किसी अमीनो एसिड को, जी हाँ ये हो गया। फिर तुरंत वहाँ पर कॉपी पे क्या बताओ, दे आर डिस्कवर्ड बाई, इसे डिस्कवर किसने किया था। डिस्कवर स्टूडेंट्स किसने किया था, आपको पता है, मार्सेल निरनबर्ग ने। लिख दिया सर, मैथाई का भी नाम दे सकते हो, मार्सेल निरनबर्ग ही लिख लो, आसानी से याद है। फिर लिख लीजिए वहाँ पर तुरंत क्या, टर्म वाज गिवन बाई, टर्म किसने दिया स्टूडेंट्स, जी हाँ टर्म वाज गिवन बाई जॉर्ज गमाउ। टर्म किसने दिया, जॉर्ज गमाउ ने। फिर इसके बाद तुरंत दे दीजिए फादर ऑफ इंडियन जेनेटिक कोड, हरगोबिंद खुराना। क्लियर। इतनी बातें बताने के बाद वहीं पर आप तुरंत ये क्या बता दीजिए, प्रॉपर्टीज़। क्या बता देंगे आप स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़। स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ हमें याद नहीं रहती है, तो इस प्रॉपर्टीज़ के लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है। इस ट्रिक से आपके नीट के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और आपको बातें समझ में भी आ जाएंगी। क्लियर। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप एक कोड याद रखिएगा, सन डक्ट। क्या याद रखेंगे, सन डक्ट, जी हाँ कोड वाज सन डक्ट, जी हाँ देख पा रहे होंगे आप, डक्ट एंड सन। ये स्टूडेंट्स क्या है, प्रॉपर्टीज़ के कोड हैं। अब ये मैं कोड बता रहा हूँ, लेकिन आप लिखोगे कैसे वहाँ पर। यहाँ पर ये जो सन डक्ट है, इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि एस और यू, एस का मतलब एस स्टैंड्स फॉर द सिंगलेट, एस स्टैंड्स फॉर द सिंगलेट। इसी को अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, अनएम्बिगुअस। क्या बोलते हैं,
unambiguous, unambiguous. N means what? N means what? N means non-overlapping, N means non-overlapping, कभी भी ये ओवरलैप नहीं करेंगे। फिर अगला क्या है स्टूडेंट्स? डीजेनरेसी। नेक्स्ट वन इज व्हाट? डीजेनरेसी। जी हाँ। नेक्स्ट वन इज व्हाट? दे आर नियरली यूनिवर्सल। नियरली यूनिवर्सल बोले या यूनिवर्सल आपको डिबेट में नहीं पढ़ना है, क्लियर? आप लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। दे आर नियरली यूनिवर्सल, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जी हाँ, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। सिक्स्थ वन इज द कॉन्टेजियस। जी हाँ, कॉन्टेजियस। मैं बारी बारी से इनके मतलब भी बताऊंगा, बट जस्ट नो द टर्म्स एंड द मीनिंग, एंड दीज आर द ट्रिपलेट, दीज आर द ट्रिपलेट। स्टूडेंट पहले तो आप ये जान लो कि सर क्वेश्चंस कैसे आएंगे। आपकी यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने एक सिंपल सा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसे रीड करें और इसी इन्फॉर्मेशन से आप उसका आंसर दे सकते हैं। देखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक कोड। कौन सी जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी नहीं है? स्टूडेंट ये नीट का क्वेश्चन है, तो आप खुद भी इस इन्फॉर्मेशन को देख करके अगर आपको ये चीज़ें याद हैं, क्या कोड याद है? सन डक्ट, सन डक्ट, तो आप इजीली कर पाओगे इस क्वेश्चन को। जी हाँ, एग्जैक्टली। ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। जी हाँ सर, सही बात है, दीज आर द नॉन ओवरलैपिंग। क्लियर सर? डीजेनरेसी होती है। जी हाँ, डीजेनरेसी भी सही ऑप्शन है। फिर क्या दिया हुआ है? यूनिवर्सल। स्टूडेंट ध्यान से समझें, यूनिवर्सल बोला जाए या फिर नियरली यूनिवर्सल बोला जाए, बात सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि जो जीन हमारी बॉडी में इंसुलिन बना रही है, अगर उस जीन को हम बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर दें तो बैक्टीरिया में भी वो इंसुलिन ही बनाएगी। क्यों बनाएगी? ड्यू टू द यूनिवर्सल नेचर ऑफ द जेनेटिक कोड। क्लियर? ड्यू टू द यूनिवर्सल नेचर ऑफ द जेनेटिक कोड। बट एक्सेप्शंस हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, एक्सेप्शंस आर द साइंस ऑफ बायोलॉजी। तो वो जो एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ जेनेटिक कोड डेविएशन शो करते हैं। क्लियर? अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए, ऑप्शन में आपको नियरली यूनिवर्सल दिया जाए या यूनिवर्सल, बोथ आर द करेक्ट। क्लियर? सो हियर यूनिवर्सल इज अगेन अ करेक्ट आंसर। यहाँ पर नियरली इसलिए लिखा गया है बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में देयर आर सम डिफरेंसेस, देयर आर सम एक्सेप्शंस, बट एक्सेप्शन को आप रूल थोड़ी बोलते हो। क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? जी हाँ। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन इज व्हाट? एम्बिगुअस। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है? एम्बिगुअस। आपने पढ़ा हुआ है कि दीज आर अनएम्बिगुअस। क्या आपने पढ़ा हुआ है? दीज आर द अनएम्बिगुअस, या फिर इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? नॉन एम्बिगुअस। क्या बोलते हो आप? नॉन एम्बिगुअस। जी हाँ, नॉन एम्बिगुअस। गेटिंग माई पॉइंट? आपको अनएम्बिगुअस दिया जाए या नॉन एम्बिगुअस दिया जाए, बोथ आर द करेक्ट ऑप्शंस। क्लियर? सो हियर हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी, यानी कि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो हियर दीज आर द राइट स्टेटमेंट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट इज व्हाट? एन एम्बिगुअस होना चाहिए था और यहाँ पर एम्बिगुअस है, सो इट इज़ द रॉन्ग ऑप्शन एंड हमसे रॉन्ग ही पूछा है। सो हियर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आप आसानी से समझ पाए होंगे आपने कैसे किया इसे। अब समझ लेते हैं इन टर्म की मीनिंग को। ठीक, मैं इन्हें लिखूंगा नहीं बिकॉज की वीडियो लंबी हो जाती है, तो प्लीज़ आप मतलब इनका समझते चलें। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने एस का मतलब सिंगलेट लिखा है, प्लीज़ आप इसे करेक्ट कर लीजिए। दीज आर नॉट सिंगलेट, दीज आर स्पेसिफिक। जी हाँ, ये क्या है स्टूडेंट्स? दीज आर स्पेसिफिक। प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, इसे करेक्ट कर लीजिए। मैंने शायद स्पेसिफिक बोला था बट राइटिंग डाउन में ये मिस्टेक थी, तो प्लीज़ इसे करेक्ट करिए। एस का मतलब क्या होगा? स्पेसिफिक। सर ये स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक का मतलब ये है कि जैसे आपने सुना होगा AUG, सुना है सभी लोगों ने? जी हाँ, AUG स्टूडेंट्स क्या है? एक कोडान है। नोट डाउन करिए, AUG हैज़ अ डुअल फंक्शन। आप नोट डाउन करिए, अपनी कॉपी में नोट करके लिख लीजिए। AUG हैव अ डुअल फंक्शन। AUG हैव अ डुअल फंक्शन। AUG में दो फंक्शन होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट, इट एक्ट एज द इनिशिएटर अमीनो एसिड। ये किस तरीके से एक्ट करता है? इनिशिएशन की तरीके से काम करता है। क्लियर? दूसरा फंक्शन यहाँ पर और क्या लिखोगे आप? इट इनकोड्स फॉर अ मिथ्योनिन। किसके लिए इनकोड करता है स्टूडेंट्स? ये मिथ्योनिन के लिए। किसके लिए स्टूडेंट्स? मिथ्योनिन के लिए।
तो दो फंक्शन क्या हो गए, दो फंक्शन ये हो गए। पहला फंक्शन AUG का, ये इनिशिएटर की तरीके से एक्ट करेगा। कहने का मतलब ये सपोज़ हमारा ये जो मेरा हैंड है ये mRNA है और यहाँ पर एक राइबोसोम आया और बाइंड किया। क्यों बाइंड किया? बिकॉज आपने पढ़ा है राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। और इस mRNA पर जब राइबोसोम बाइंड करेंगे तो ये स्कैन करते हुए चलेंगे। कब अमीनो एसिड बनाना शुरू करेंगे? जब इनको पहला नाइट्रोजनस बेस AUG का मिल जाए। सो वी कैन से दैट AUG इज द इनिशिएशन अमीनो एसिड, इनिशिएटर अमीनो एसिड, इनिशिएटर कोडान। जी हाँ, तो हमने इनिशिएशन लिख दिया, समझ पा रहे होगे। ये किस अमीनो एसिड को पहली बार लगाएगा? मिथ्योनिन को। जी हाँ, किसे लगाएगा? मिथ्योनिन का। तो कहने का मतलब जो कोई भी पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज होगी उसमें पहला अमीनो एसिड कौन सा होगा? मिथ्योनिन। और जो पहला mRNA में सीक्वेंस होगा कोडान के फॉर्म में वो कौन सा होगा? AUG। क्लियर? तो ये AUG बैक्टीरिया में भी मिथ्योनिन कोड करेगा, वो बात वहाँ है, अलग है कि वहाँ फार्माइलेटेड मिथ्योनिन होगा, उसे अपन समझेंगे ट्रांसलेशन में। और ये हमारे ह्यूमन बींग्स में भी मिथ्योनिन इनकोड करेगा। सो वी कैन से दैट दीज आर द स्पेसिफिक, दीज आर द स्पेसिफिक। जैसे कि UAA अभी मैंने बताया था, UAA डज नॉट इनकोड फॉर एनी अमीनो एसिड, इट इज़ अ स्टॉप कोडान, टर्मिनेटर कोडान। तो UAA आएगा, चाहे वो बैक्टीरिया में आए तब भी टर्मिनेशन करेगा, और अगर हम लोगों में आएगा, यूकैरियोट्स में आएगा या एलिफेंट में आएगा या प्लांट्स में आएगा, वहाँ पर भी ये क्या करेगा? टर्मिनेशन कॉज करेगा। तो स्पेसिफिक हुआ कि नहीं हुआ? मतलब UAA का मतलब स्टॉप कोडान, वो चाहे प्रोकैरियोट्स हों, यूकैरियोट्स हों, प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, एनी अदर ऑर्गेनिज्म हों। क्लियर? इट डिसाइड्स द दे आर स्पेसिफिक। बात समझ में आ गई? जी हाँ सर। स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक, ये जो टर्म है स्पेसिफिक, इसी को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? अनएम्बिगुअस। जी हाँ, इसी को अपन क्या बोलते हैं? अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस कहने का मतलब क्या है, इसे यहाँ पर इस तरीके से समझ लो, दोनों की मीनिंग लगभग सेम है। स्पेसिफिक और अनएम्बिगुअस दोनों की मीनिंग सेम है। क्लियर? जैसे कि मैं आपसे कहूँ इसका मतलब क्या है? वन कोडान डिसाइड्स व्हाट? वन अमीनो एसिड। एक कोडान एक अमीनो एसिड को बनाते। क्लियर? जैसे AUG है तो मिथ्योनिन को बना देगा, AUG कोडान है तो ये किसे बना देगा? मिथ्योनिन को। तो ये एक ही अमीनो एसिड बना रहा है। जैसे ट्रिप्टोफैन है, अगेन ट्रिप्टोफैन भी एक ही अमीनो एसिड से बनाया जाएगा। क्लियर? तो अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा इसके एग्जांपल्स कौन से हैं जिनके लिए सिर्फ एक ही कोडान है। वो हैं आपके मिथ्योनिन एंड ट्रिप्टोफैन, मिथ्योनिन एंड ट्रिप्टोफैन। जी हाँ, मिथ्योनिन एंड ट्रिप्टोफैन, ये दो अमीनो एसिड्स हैं। मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन क्या हैं स्टूडेंट्स? अमीनो एसिड हैं। ये दो स्पेशल अमीनो एसिड्स हैं जिनके लिए सिर्फ एक ही कोडान प्रेजेंट है। क्लियर? इस नेचर को, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? अनएम्बिगुअस नेचर। फिर से समझ लें, अनएम्बिगुअस का मतलब होता है एक कोडान एक अमीनो एसिड। सर एग्जांपल दे के बताएं। जैसे कि एक अमीनो एसिड के लिए एक कोडान किसमें किसमें होंगे? दो अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके लिए एक ही कोडान होता है, वो हैं हमारे मिथ्योनिन एंड ट्रिप्टोफैन। गेटिंग माय पॉइंट? फिर इसके बाद स्टूडेंट्स दे आर नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग कहने का मतलब, जैसे सपोज कोई भी सीक्वेंस है, नॉन ओवरलैपिंग का मतलब समझ लेते हैं हम। क्लियर? नॉन ओवरलैपिंग मीन्स व्हाट? नॉन ओवरलैपिंग मीन्स सपोज देयर इज अ सीक्वेंस, विजिबल है यहाँ पर? जी हाँ, AUGCCA। क्लियर? अब यहाँ पर स्टूडेंट्स नाइट्रोजनस बेसिस कितने हैं? 1 2 3, क्लियर, 4 5 6। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको पता है जेनेटिक कोड्स कैसे होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। ये प्रॉपर्टी भी यहीं पे समझ लीजिए। ट्रिपलेट होते हैं मतलब कि 3 लेटर लैंग्वेजेस हैं, यानी कि जो इससे कितने अमीनो एसिड बनेंगे? 2 बनेंगे। कैसे पता आपको? क्योंकि AUG एक अमीनो एसिड को बनाएगा, CCA दूसरे अमीनो एसिड को बनाएगा। अगर इसी तरीके से आगे नाइट्रोजनस बेसेस हैं तो वो भी बनाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो राइबोसोम्स अमीनो एसिड्स को रीड करेंगे या अमीनो एसिड्स को बनाते हैं, असेंबल करते हैं, वो किस फैशन में? 1 2 3 1 2 3 के फैशन में। अब ध्यान से समझना नॉन ओवरलैपिंग का मतलब। इतनी बात बैकग्राउंड समझ में आ गया? जी हाँ स्टूडेंट्स, हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपसे पूछा जाएगा अगर हम एडिशन कर दें 5th पोजीशन पर, क्या करें हम?
एडिशन कर दें 5th अमीनो एसिड पर, देन 5th पोजीशन पर अगर हम एडिशन कर दें, सपोज किसे ऐड कर दें यहाँ पर ग्वानिन को, अगर हम 5th पोजीशन पर इस तरीके से हम एडिशन ऑफ जो 5th पोजीशन है, इस 5th पोजीशन पर हम एडिशन कर दें, ऐड कर दें किसे, ग्वानिन को, तो क्या होगा अमीनो एसिड का सीक्वेंस। ध्यान से समझिए, 4, 5 एंड 6 हैं, क्लियर। अगर हम यहाँ पर 5th पोजीशन पर क्योंकि 5th पोजीशन बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो इसलिए हम 5th पोजीशन पर क्या ऐड करेंगे, ग्वानिन। जैसे ही 5th पोजीशन पर हम ग्वानिन को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स सीक्वेंस क्या हो जाएगा, AUG। 4th पोजीशन पर क्या है, C है, क्लियर। 5th पोजीशन पर क्या आ जाएगा आपका ग्वानिन, तो यहाँ पर ग्वानिन आ गया और ये आगे मूव कर जाएगा, C हो जाएगा और ये A हो जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पर सीक्वेंसेस कितने हो गए, 7, यहाँ कितने थे, 6 थे। तो सर यहाँ पर आप सिखाना क्या चाहते हो, सिखाना ये चाहते हैं स्टूडेंट्स, अब क्या AUG क्या बना रहा था, मिथियोनिन, तो AUG तो मिथियोनिन बनाएगा, लेकिन इसके बाद CCA कोई अदर अमीनो एसिड बना रहा था, जबकि यहाँ पर CCA चेंज हो चुका है किसमें, CGC में। ध्यान से समझिए, यहाँ पर सीक्वेंस क्या था, CCA था, अब ये CGA क्यों हो गया, क्योंकि 5th पोजीशन पर म्यूटेशन हुई या फिर साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस के थ्रू हमने सिंपली क्या किया, एडिशन कर दिया है ग्वानिन रेसिड्यूज का, कहाँ पर, 5th पोजीशन पर, क्लियर। इसकी वजह से पूरा का पूरा सीक्वेंस, पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया, क्लियर। दैट्स वाई इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन ओवरलैपिंग। बात समझ में आ गई सबको, जी हाँ। स्टूडेंट्स अगला पॉइंट आता है डीजेनरेसी, इसे अपन इरेज कर दें, जी हाँ। आपने क्या क्या सीखा, स्पेसिफिक होते हैं या अनएम्बिगुअस होते हैं, दोनों की मीनिंग सेम है। कैसे सेम है, एक कोडान एक अमीनो एसिड को बनाएंगे, जी हाँ सर। एग्जाम्पल कौन से हैं जो एक अमीनो एसिड के लिए एक ही कोडान है, वो सर मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन है। सर ये नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि किसी भी अगर हम बेस को ऐड करें तो उसके आगे के आने वाले सीक्वेंसेस पूरे के पूरे चेंज हो जाते हैं, क्लियर। दैट इज कॉल्ड व्हाट, नॉन ओवरलैपिंग, यानी कि पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स, जी हाँ। अब ध्यान से समझें, नेक्स्ट पॉइंट प्रॉपर्टी इज द डीजेनरेसी। स्टूडेंट डीजेनरेसी एकदम जस्ट अपोजिट है किसकी, अनएम्बिगुअस की। जैसे डीजेनरेसी के लिए आप क्या बोलते हो, वन अमीनो एसिड, या फिर अपन इस तरीके से लिख लें, 1 अमीनो एसिड हैव अ मेनी कोडान्स। जी हाँ, एक अमीनो एसिड्स के लिए मेनी कोडान्स हैं, यानी कि मोर देन 1 कोडान है, जी हाँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, ल्यूसीन नाम सुना होगा आप लोगों ने। आपकी देखिए, अब ध्यान से समझें, आप चेकर बोर्ड देखोगे अपनी NCERT में, तो वहाँ पर एक बड़ा सा इस तरीके का एक क्रॉम्बस बनाया गया है, इस चेकर बोर्ड बनाया गया है, वहाँ पर UCAG यहाँ पर लिखा गया होगा, फर्स्ट बेस, यहाँ पर सेकंड बेस UCAG, थर्ड वहाँ पर, क्लियर। आप अपनी NCERT में इस तरीके का एक चेकर बोर्ड देख रहे होंगे, जस्ट ओपन कर लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ होगा क्या, इस तरीके से UC, क्लियर, A, फिर क्या लिखा होगा यहाँ पर G, क्लियर, इस तरीके से लिखा हुआ है, जी हाँ। अपनी NCERT ओपन करें और फिर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर भी इस तरीके से UC, A और G, इस तरीके से। स्टूडेंट्स मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ बिकॉज इट विल टेक्स द टाइम। इस तरीके से लिखा हुआ है, कॉपी NCERT ओपन करें, जी हाँ, ओपन हो गई, जी। अब वहाँ पर देखें एक NCERT में चेकर बोर्ड बना हुआ है जेनेटिक कोड के जस्ट बाद लेफ्ट साइड पेज पर। अब वहाँ पर आप देखो UCAG इस तरीके से लिखा है, यहाँ पर भी सेकंड बेस लिखा है UCAG, फिर यहाँ पर लिखा है UCAG, जी हाँ, फिर इस यहाँ पर भी इसी तरह लिखा है UCAG, दिख रहा होगा, जी हाँ। अब यहाँ पर देखो U लिखा होगा, U, फिर इसी तरीके से UC। ये चेकर बोर्ड आप अपनी कॉपी में बना लो, मेरे पास टाइम नहीं है बिकॉज द वीडियो लंबी हो जाती हैं तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है अपलोडिंग में। तो प्लीज़ आप लोग इसे अपनी कॉपी पे अच्छे से बना लो। इसी तरीके से वहाँ पर लिखा हुआ होगा UCAG, NCERT से आप इस टेबल को बना लोगे। आप देखोगे कि यहाँ पर एक कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड होगा, यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड होगा। इसी तरीके से आप देखोगे ल्यूसीन के लिए, LEU मीन्स ल्यूसीन, सेरीन एंड आर्जिनिन। जी हाँ स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है ल्यूसीन, सेरीन और आर्जिनिन। ल्यूसीन, सेरीन और आर्जिनिन ये क्या है, अमीनो एसिड है।
इन अमीनो एसिड के लिए कितने कोडान्स हैं? 6 कोडान्स हैं। तो स्टूडेंट नीट में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ल्यूसीन के लिए कितने अमीनो कोडान्स होते हैं? क्लियर, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, तो आप क्या बताओगे? 6 कोडान। क्लियर, तो यानी कि एक अमीनो एसिड ल्यूसीन है जिसके लिए 6 कोडान है। ये क्या शो कर रहा है? 1 अमीनो एसिड हैव मेनी कोडान्स मोर देन 1 कोडान, दैट फेनोमेनन इज टर्म्ड एज व्हाट? डीजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड। ये बात समझ में आ गई आपको? जी हाँ सर। यहाँ पर स्टूडेंट्स जैसे कि यू आया और क्या आएगा? यू सी लिख सकते हो आप। क्लियर, यू ए आ सकता है, यू ए, यू जी आ सकता है। जी हाँ सर, आ सकता है। स्टूडेंट यहाँ पर अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं, सर ठीक है आपने बताया डीजेनरेसी का मतलब, डीजेनरेसी मीन्स 1 अमीनो एसिड्स इनकोड्स बाय अ मेनी कोडान। एक अमीनो एसिड कई सारे कोडान से इनकोड किया जाए, इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं? डीजेनरेसी। क्लियर, कौन कौन से अमीनो एसिड डीजेनरेसी शो करते हैं ये आपको याद रखना है। ल्यूसीन, सेरीन एंड आर्जिनिन। कितने कोडान्स हैं इनके लिए? मैक्सिमम कोडान्स हैं हमारे पास 6। इतना याद रख पाओगे, ल्यूसीन, सेरीन और आर्जिनिन के लिए 6 कोडान है। आसानी से सर याद रहेगा। अब स्टूडेंट्स अगले स्टेप पे मूव करो। हमसे पूछा जाता है कई बार बोर्ड में और नीट में दोनों में, क्या? वाई डीजेनरेसी अकर। स्टूडेंट्स क्या पूछा जाता है? डीजेनरेसी क्यों होती है? क्लियर, तो डीजेनरेसी क्यों होती है इसका आप आंसर क्या दोगे? ड्यू टू द वोबल बेस पेयर। जी हाँ, अभी आपको मैंने चेकर बोर्ड से बताया था यू। क्लियर, यू सी, यू ए, यू जी। सर सिखाना क्या चाह रहे हैं कि सर वोबल है, ये डीजेनरेसी क्यों होती है? क्लियर, या फिर ये कहें कैसे होती है? तो ये स्टूडेंट्स क्यों होती है? ड्यू टू वोबल बेस पेयर, ड्यू टू वोबली बेस। किसकी वजह से होती है स्टूडेंट्स? ये वोबली बेस की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? वोबली बेस की वजह से होती है। सर ये वोबली बेस क्या है? स्टूडेंट्स ये सारे के सारे कोडान्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं? एमआरएनए पर। जी हाँ, कहाँ पर प्रेजेंट हैं? एमआरएनए पर। ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स? एक एमआरएनए। क्या है ये? एमआरएनए है। बोल सकते हो आप, ये क्या है? हमारा एक एमआरएनए है। इस तरह से मैं लिख देता हूँ, आप समझ जाओगे। ध्यान से समझना, हम समझ रहे हैं कि ये डिजेनरेसी होती क्यों है, तो मैंने आंसर क्या दिया? ड्यू टू द वोबली बेस। आपने पूछा कि सर ये वोबली बेस क्या चीज़ है? क्लियर, तो ध्यान से समझना, वोबली बेस मैं समझा रहा हूँ। इस एमआरएनए में क्या प्रेजेंट होंगे? कोडान प्रेजेंट होंगे। ये सभी क्या हैं? कोडान ही तो हैं। क्लियर, तो यहाँ पर सपोज ये इस तरीके से यू प्रेजेंट है। क्लियर, अब यहाँ पर देखो ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं एमआरएनए के फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड क्या है? स्टेबल है। देखिए फर्स्ट और सेकंड ये 2 बेस पेयर क्या हैं? स्टेबल हैं, ये कभी भी चेंज नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या हो गए? ये फर्स्ट एंड सेकंड जो हैं ये स्टेबल बेस हैं, ये कोई चेंजिंग नहीं शो कर रहे हैं, कोई वोबलिंग नहीं शो कर रहे हैं, बट दे विल शो द वोबलिंग। यू सी ए जी, ये क्या शो करेंगे? वोबलिंग। तो आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, थर्ड बेस जो होते हैं दे विल शो द वोबलिंग। तो स्टूडेंट्स जल्दी से कंपाइल कर लेते हैं पूरे लेक्चर को। यू सी ए जी, ये जो 4 नाइट्रोजनस बेसेस हैं ये थर्ड बेस पेयर हैं, ये क्या है? वोबलिंग शो करते हैं। तो आप अपनी कॉपी पे नोट करो, क्या नोट करोगे? थर्ड बेस ऑफ द एमआरएनए शो द वोबलिंग। थर्ड बेस पेयर of the mRNA will show the wobbling, so it is called the wobble base। इसे हम क्या बोलते हैं? वोबल बेस बोलते हैं। लेकिन tRNA के केस में हम इसे फर्स्ट वाले को बोलते हैं, क्योंकि इसी mRNA पर कौन बाइंड करेगा? इस तरीके से tRNA बाइंड कर रहे होंगे। क्लियर, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है, तो कौन सा बेस पेयर यहाँ पर चेंज हो रहा है? थर्ड। तो वोबल बेस कौन सा है यहाँ पर? थर्ड बेस। क्लियर, थर्ड बेस जो है ये वोबल है। फर्स्ट एंड सेकंड आर स्टेबल, फर्स्ट एंड सेकंड आर स्टेबल। किसके रिस्पेक्ट में स्टूडेंट्स? एमआरएनए के रिस्पेक्ट में। तो आपको याद रखना है जो डीजेनरेसी है वो किसकी वजह से है? ड्यू टू द थर्ड बेस वोबलिंग। इसे किसने दिया? वोबल साइंटिस्ट ने दिया, इसीलिए हम इसे वोबल हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। सर नियरली यूनिवर्सल का मतलब, जो कोडान बैक्टीरिया में जैसा अमीनो एसिड बनाएंगे वही सेम अमीनो एसिड एलिफेंट में बनाएंगे, वही सेम प्लांट्स में बनाएंगे, वही सेम ह्यूमन बींग्स में बनाएंगे। इसी वजह से आप इंसुलिन प्रोटीन बना पाते हो। क्लियर, फिर इसके बाद सर कॉन्टेजियस का मतलब, दे आर इन अ कंटिन्यूअस मैनर, दे आर इन अ कंटिन्यूअस मैनर, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। दे आर पंक्चुएशन लेस,
दे आर पंक्चुएशन लेस, ये भी लिख सकते हो आप, दे आर पंक्चुएशन लेस, मतलब कि यहाँ पर कोई भी कॉमा या फुल स्टॉप जैसी कोई भी कंडीशन नहीं है। दे आर द ट्रिपलेट, ऑब्वियसली दे आर द 3 लेटर लैंग्वेजेस, दे आर द ट्रिपलेट। स्टूडेंट्स, आई विश कि आपको वीडियो लेक्चर्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं। प्लीज़ आप अच्छे से कमेंट्स किया करें, और आपके कमेंट्स हमारे लिए एज अ टॉनिक वर्क करते हैं। तो प्लीज़ सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझो, सारे के सारे जो भी नीट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं सबको सॉल्व करो। आज के लेक्चर से आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट डे मिलते हैं हम लोग एक नए कंसेप्ट के साथ। चलिए।